प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। तो आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो एक बहुत बड़ी अखिल भारतीय जन आंदोलन है, उसको लेकर मैं प्रस्तुत हो रहा हूं और वो भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। वो शीर्षक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, जिसे नन कोऑपरेशन आंदोलन कहा जाता है। नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग का जो शब्द है नन कोऑपरेशन, यह पहले कोऑपरेशन हो रहा है, सहयोग हो रहा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश सरकार को हर ढंग से सहयोग प्राप्त की जा रही है और इसी सहयोग के बदले महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट की घटना ने महात्मा गांधी के दिल और मस्तिष्क को ही चेंज कर दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफी मनोभावना उनकी अलग हो गई। अब बोले कि ब्रिटिश लोग शैतानी लोग हैं। अब मैं ब्रिटिश सरकार को हर दृष्टिकोण से असहयोग करने जा रहा हूं, नन कोऑपरेशन करने जा रहा हूं और इतिहास में यह असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। तो यह जो असहयोग आंदोलन की उत्पत्ति हुई, उसके मूल कारण बनी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत का मुद्दा। और ये सभी कारण जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण बन रहा है। महात्मा गांधी का जो मस्तिष्क है वो परिवर्तन हो रहा है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन, जिसे असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, यह पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन है और इसका मुख्य मकसद है ब्रिटिश सरकार के जो विरुद्ध जो है पूरे भारत के हर वर्ग को एकजुट करना है। तो पूरे भारत का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, भारत के ये चारों कोने का हर वर्ग के लोग, चाहे वो मजदूर हो, जो है व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, भारत के हर वर्ग को एकजुट करना है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और पूरे भारत में राष्ट्रवाद को फैलाना है। तो निश्चित तौर पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी आंदोलन होने जा रही है। और आपको मालूम है कि आधुनिक भारत के इतिहास में अगस्त का महीना काफी चर्चित महीना माना जाता है। तो निश्चित तौर से यह जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो अगस्त महीने से भी शुरू हुई और यह अगस्त का महीना एक चर्चित जो है महीना के रूप में विभूषित हो गया है। अब बात हो रही है कि यह जो असहयोग आंदोलन है वो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी चलाने का निर्णय ले रहे हैं। 1 अगस्त 1920 को। अब जो है 1 अगस्त 1920 को ही जो है गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता थे, महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र के युवा के दिल की धड़कन थे, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो जाती है। और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन चालू कराने का निर्देश देते हैं महात्मा गांधी। क्लियर हो गया होगा। इसलिए इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में अगस्त का महीना काफी चर्चित है। आगे की वीडियो में देखिएगा, अगस्त से बहुत सारे क्रांति भारत में हुए। अब बात होती है कि यह जो असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव लाया गया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 से लेकर 9 सितंबर 1920 को चला और 4 सितंबर से 9 सितंबर 1920 को कलकत्ता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लेकर, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं लाला लाजपत राय।
तो अशोक आंदोलन का प्रस्ताव कब लाया गया? 4 से 9 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं लाला लाजपत राय। और वो प्रस्ताव की बात थी खिलाफत का मुद्दा और जलियांवाला बाग। तो वो बोले कि यह दो मुद्दा को लेकर, खिलाफत के मुद्दा को लेकर और जलियांवाला बाग के मुद्दा को लेकर प्रस्ताव लाया गया कलकत्ता अधिवेशन में 4 से 9 सितंबर 1920 को। और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय। अब बात होती है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव का भी कुछ लोग विरोध किए, जिसमें एनी बेसेंट थी, मोहम्मद अली जिन्ना थे, बिपिन चंद्रपाल थे। यह प्रस्ताव का विरोध भी किए, लेकिन मत हुआ और भारी मतों से जो है यह प्रस्ताव को पारित हो गया। कौन पारित हो गया? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कलकत्ता अधिवेशन में हो गया, जो 4 से 9 सितंबर 1920 को भी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता। अब बात होती है कि जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया तो कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए? तो यहां दो कार्यक्रम तय किए गए, एक सकारात्मक कार्यक्रम और एक नकारात्मक कार्यक्रम। तो सकारात्मक कार्यक्रम में यह हुआ कि भारत में अपनी राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, राष्ट्रीय पंचायत का निर्माण किया जाएगा, भारत में जो है खुद की अपना चरखा के द्वारा खादी वस्त्र को बनाया जाएगा, स्वदेशी हर वस्तु का जो है अपनाना है, हर बिंदु पर यह सकारात्मक कार्यक्रम हो गए। और नकारात्मक कार्यक्रम में क्या हो गए? ब्रिटिश सरकार की हर स्कूल कॉलेज को जो है भारतीय छात्र छोड़ दे, ब्रिटिश सरकार की स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें, जो भारत के महत्वपूर्ण लोग हैं जो वकालत कर रहे हैं वो छोड़ दें, ब्रिटिश सरकार की जो भी उपाधि भारत के लोगों को मिली है उसे वापस कर दिया जाए, ब्रिटिश सरकार की हर वस्तु का बहिष्कार किया जाए। तो ये नकारात्मक कार्यक्रम हो गए। तो दो कार्यक्रम हो गए। अब आप देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के जो प्रतिष्ठित वकील हैं कौन कौन है? जैसे कलकत्ता में चित्तरंजन दास, कलकत्ता के प्रख्यात वकील है, उन्होंने वकालत छोड़ दी कलकत्ता में। पटना में राजेंद्र प्रसाद बहुत प्रख्यात वकील है, राजेंद्र प्रसाद ने पटना की वकालत को छोड़ दी। इसके बाद गुजरात में वल्लभ भाई पटेल और बिठन भाई पटेल प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने वकालत को छोड़ दिए। और उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दिया। अब फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश सरकार की हर वस्तु का बहिष्कार की जब बात आई तो उसमें बहुत सारे उपाधि की भी मैंने बोला था कि ब्रिटिश सरकार की उपाधि को वापस किया गया। तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के सहयोग करने के एवज में केसर हिंद उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने यानी महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया ब्रिटिश सरकार को। इसके बाद जो है जमनलाल बजाज, जिसको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, यह राय बहादुर की उपाधि भी जो है ब्रिटिश सरकार को जमनलाल बजाज ने वापस कर दिया। अब बात हो गई कि ठीक है, इसके अलावा अब है कि जब हम ब्रिटिश सरकार के स्कूल कॉलेज को छोड़ देंगे, 90,000 छात्र ने ब्रिटिश सरकार के स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया, तो भारत के छात्र छात्राओं के लिए कई कॉलेज खोले गए, कई बड़े बड़े कॉलेज खोले गए, जिसमें नाम है गुजरात विद्यापीठ। क्या नाम है? गुजरात विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, जामी मिलिया विश्वविद्यालय, इसके बाद बिहार विद्यापीठ, बंगाल नेशनल कॉलेज। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि बंगाल में सबसे ज्यादा ब्रिटिश सरकार की स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया और यही कारण है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस बनाए। बिहार में भी 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी किए। बिहार के छात्राओं के लिए कॉलेज खोला गया बिहार विद्यापीठ, जिसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी किए। और इस बिहार का जो विद्यापीठ है, इसके कुलाधिपति मजरूल हक बनाए गए और इसके कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बनाए गए और इसके प्रिंसिपल बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। तो आप देख रहे हैं कि बिहार के संदर्भ में बिहार में अशोक आंदोलन काफी तेजी से फैला और बिहार में इसका नेतृत्व कर रहे हैं
राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, गोरखा प्रसाद, ये रामनवमी प्रसाद, ये तमाम लोग जो है भारत बिहार में अशोक आंदोलन को यह आगे बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में अशोक आंदोलन आगे बढ़ा और राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, गोरखा प्रसाद ने बिहार की विधायिका से अपना त्याग पत्र भी दे दिया, वकालत से भी त्याग पत्र दे दिया। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि कई राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खुले जिसमें बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हर वर्ग के लोग, महिला रोड पर आई, धरना प्रदर्शन पर बढ़ गई, युवा साथ दिए, शिक्षित साथ दिए, मजदूर साथ दिए, व्यापारी साथ दिए। भारत का हर वर्ग का लोग अशोक आंदोलन में कूद गया। 1857 की क्रांति के बाद पूरा राष्ट्रवाद बहुत बढ़ चढ़कर अशोक आंदोलन में आगे आया और भारत के हर वर्ग, क्योंकि 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग नहीं थे, युवा वर्ग नहीं थे, लेकिन यह जो अशोक आंदोलन है इसमें शिक्षित वर्ग भी है, युवा वर्ग भी है, श्रमिक भी है, व्यापारी भी है, महिला भी है, भारत का हर वर्ग साथ दिया। इसलिए भारत के हर कोने में राष्ट्रवाद जोर से फैल गया। तो निश्चित तौर पर अशोक आंदोलन काफी सफल हो रहा था, भारत के हर कोने में सफल हो रहा था। ब्रिटिश हर वस्तु की बहिष्कार हो रही थी, ब्रिटिश कपड़े की बहुत जोरदार बहिष्कार हो रही थी, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, हर जगह ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार हुआ। बाद में स्थिति यह हुई कि 17 नवंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज प्रिंस वेल्स आए और प्रिंस वेल्स कहां पहुंचे तो मुंबई पहुंचे। इसका मुख्य मकसद था भारत के लोगों को शांत कराना है, लेकिन मुंबई के मजदूरों ने प्रिंस को वापस, युवराज को वापस जाने का नारा दिया और प्रिंस को वापस जाना पड़ा, प्रिंस ऑफ वेल्स को, 17 नवंबर 1921 को। इसी के बाद क्या हो रहा है कि दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जा रहा है, जिसमें CR दास को सर्वसम्मति से, चितरंजन दास को सर्वसम्मति से जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाता है। लेकिन CR दास कांग्रेस जेल में बंद थे उस समय, इसलिए कांग्रेस का जो है अध्यक्षता कर रहे हकीम अजमल खां, ये काफी पीसीएस में आता है, हकीम अजमल खां। जब CR दास जेल में बंद थे तो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? हकीम अजमल खां कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चारों ओर जो है अशोक आंदोलन फैल गया, भारत के हर कोनों में राष्ट्रवाद फैल गया, भारत के हर वर्ग का साथ इसमें मिला। अब बात हुई, इसी बीच एक घटना घट रही है फ्रेंड्स। क्या घटना घट रही है? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी के पास एक जुलूस निकला और उस जुलूस का नेतृत्व, हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में जुलूस थे और उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे एक भूतपूर्व सैनिक भगवान अहीर। ध्यान सुनिएगा, कौन नेतृत्व कर रहे हैं? भगवान अहीर। और भगवान अहीर को चोरा चोरी की पुलिस की थाना ने उसको पकड़कर पीटने लगे, इसलिए जनता उग्र हो गई और यही कारण है कि वहां पर जो पुलिसकर्मी थे, थाना में आग लगा दिया गया और 22 पुलिसकर्मी चोरा चोरी के जलकर मर गए। और इतिहास में 5 फरवरी 1922 को वह चोरा चोरी कांड के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इस चोरा चोरी कांड के बाद 170 व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। लेकिन मदन मोहन मालवीय के सूझबूझ के कारण 151 व्यक्ति को मृत्यु दंड से बचा लिया गया चोरा चोरी कांड। यह मदन मोहन मालवीय के काफी सूझबूझ की रणनीति थी, उसकी बुद्धिमत्ता थी, जो 151 व्यक्ति को चोरा चोरी कांड में मृत्यु दंड से बचा लिया। कुल 170 में 151 को बचा लिया। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? बारदोली अधिवेशन में अशोक आंदोलन को महात्मा गांधी स्थगित कर दी। फिर फ्रेंड्स ध्यान सुनिएगा, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, बहुत उनका बारके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर अशोक आंदोलन की वापसी की बात आएगी तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी के बाद वापसी हो रही है और अशोक आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली अधिवेशन में महात्मा गांधी की। इसके बाद 10 मार्च 1922 को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। लेकिन महात्मा गांधी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और 6 वर्ष की सजा नहीं काटकर
तबीयत खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। और अशोक आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे बहुत ही अचानक ये खबर मिली कि अशोक आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, मुझे काफी दुख हुआ। और सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि जब राष्ट्रवाद भारत के हर चरम बिंदु पर फैल रहा है और महात्मा गांधी के द्वारा अचानक अशोक आंदोलन को वापस करना राष्ट्रीय संकट से बढ़कर कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर अशोक आंदोलन भले स्थगित हुआ, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह पहला जन आंदोलन भारत में एक ऐसा बीजारोपण को कर दिया जो आगे चलकर 1947 की आजादी के बाद इसकी समाप्ति हुई और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत की आजादी में देखने को मिला फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर मैं आज बहुत कॉन्सेप्ट के साथ अशोक आंदोलन को आपके बीच प्रस्तुत कर दिया, हर बात को मैं आपके पास रखा। इसका आप लाभ लीजिए, भरपूर लाभ लीजिए और बच्चे के बीच शेयर कीजिए और आप इसको जितना भी हो सके सुनिए। कॉन्सेप्ट बार बार आपका क्लियर हो जाएगा और इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पीटी और मेंस में। इसका फायदा उठाइए और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।